चंद रोज बाद पूरी दुनिया एक बड़ी खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है। और ये खगोलीय घटना क्या है? ये खगोलीय घटना है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जो 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण से कई विशेषताएं जुड़ी हुई हैं, कई अहम बातें हैं इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई। इस बार के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। अब इसे हाइब्रिड क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम समझेंगे। जब जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं उनकी निगाहें भी इस पर टिकी रहती हैं। वैज्ञानिक भी अपने नजरिए से इसकी व्याख्या करते हैं, उनकी निगाहें भी अनुसंधान की दृष्टि से इस पर टिकी रहती हैं। तो आज दोनों ही पक्षों से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्या नजरिया लोगों का सामने आ रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, वैज्ञानिकों का क्या कहना है, ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन क्या ज्योतिष के नजरिए से इसका कोई असर होगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। खास मेहमानों के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस महीने की 20 तारीख को एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। क्योंकि इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण होगा जो 100 साल में एक बार लगता है, इसलिए इस बार का सूर्य ग्रहण बेहद खास होने वाला है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण होता है और यही वजह है कि कुदरत के इस करिश्मे पर वैज्ञानिक से लेकर ज्योतिषी तक नजर बनाए हुए हैं। ये हम सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि ये उनके लिए अंतरिक्ष में छिपे रहस्यों को जानने का एक सुनहरा मौका लेकर आता है। और इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी सूर्य ग्रहण पर बारीक नजर रखते हैं और गणनाओं का हिसाब किताब करते हैं। यानी सूर्य ग्रहण मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक धार्मिक मान्यता भी है। ज्यादातर सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होते हैं, क्योंकि तब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है। हालांकि 20 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत से नहीं देखा जा सकेगा। जिन कुछ देशों में ग्रहण की उपछाया पड़ेगी, जहां आंशिक रूप से ये ग्रहण देखा जा सकेगा, वे हैं सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि। भारतीय समय के अनुसार इस ग्रहण की शुरुआत सुबह 7:04 पर होगी और दोपहर 12:29 पर यह समाप्त होगा। इस दौरान 5 घंटे 24 मिनट सूर्य ग्रहण की अवधि होगी। ये बहुत ही दिलचस्प ग्रहण है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा एनुलर है, कुछ हिस्सा पूर्ण सूर्य ग्रहण है। तो इसको देखने के लिए हजारों लोग जो हैं, जहां जहां जमीन पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी वहां जाने के प्लान बना के बैठे हैं और पहुंच रहे हैं। एनुलर इक्लिप्स की अपनी एक आकर्षण है और पूर्ण सूर्य ग्रहण का तो आकर्षण आप जानते ही हैं, वैज्ञानिकों में बहुत उत्साह रहता है। एनुलर इक्लिप्स का अर्थ ये है कि चंद्रमा का जो गोला है वो सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। और पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा का गोला किसी स्थान विशेष से देखने पर सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात होती है तो उनके प्रभाव का जिक्र जरूर होता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि जब साल का पहला सूर्य ग्रहण दुनिया के बड़े हिस्से में दिखाई देगा तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा। सूर्य राजनीति का या शासन का स्वामी है, शनि लोकतंत्र का स्वामी है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं या सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। जो राजनेता लोग हैं, खास तौर से उनके करियर में या उनके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इसका प्रभाव भारत पर होगा या नहीं। देखिए, भारतवर्ष में सूर्य भले ही न दिख रहा हो,
लेकिन ये बात आप जानिए कि हमारी पृथ्वी पर सूर्य एक ही है। सूर्य कहीं भी प्रभावित होगा तो उसका असर उन तमाम जगहों पर पड़ेगा जहां सूर्य रहता है। तो सूर्य ग्रहण भले ही भारत में न दिख रहा हो, लेकिन चूंकि सूर्य इस ग्रहण में प्रभावित होगा, इसलिए पूरी दुनिया पर और भारत पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये बात जरूर है कि सूर्य ग्रहण चूंकि भारत में दिखेगा नहीं, तो यहां पर नकारात्मक प्रभाव उतने ज्यादा नहीं पड़ेंगे। सदियों से भारत में ग्रहण के वक्त आस्था और भक्ति की परंपरा रही है। इस दिन जप, तप, दान और ध्यान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग देश की पवित्र नदियों में डुबकी भी लगाते हैं। भले ही भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा, पर क्या नियम धर्म उसी तरह किए जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, तो आप सामान्य रूप से जैसे जीवन जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं। कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है कि आप ग्रहण काल में पूजा करें या ग्रहण के समाप्त होने पर स्नान करें। लेकिन अगर आप ग्रहण काल में, यानी सुबह 7:04 से दोपहर के 12:29 का ग्रहण का समय है, इस समय में अगर आप मंत्र जप करें, अगर आप ध्यान करें, अगर आप पूजा उपासना करें, तो उसके प्रभाव और उसके परिणाम आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे। वैज्ञानिक नजरिए से सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी इसे अलग दृष्टि से देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारे शास्त्रों में भी सूर्य ग्रहण का जिक्र आता है। तो यानी प्राचीन काल से लेकर, आदिकाल से लेकर अब तक सूर्य ग्रहण जब जब लोगों ने देखा है, तब तब कौतूहल उनके मन में हुआ है। अब यह कौतूहल वैज्ञानिक दृष्टि से भी होता है, यह कौतूहल धार्मिक दृष्टि से भी होता है, ज्योतिषीय नजरिए से भी होता है। तो इन तमाम पहलुओं को समझेंगे आज हम। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से परिचय हम आपका करवा देते हैं। हमारे साथ वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी मौजूद रहेंगे। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ स्वामी डॉक्टर अवधेशानंद पुरी जी भी, महाराज जी भी मौजूद रहेंगे, जो कि स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं, स्वास्तिक पीठ उज्जैन के। इसके अलावा वान्या आर्या ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, सिद्धार्थ एस कुमार ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और आचार्य जेपी सिंह भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा। अमिताभ जी, साल का पहला सूर्य ग्रहण, और इसको लेकर पूरे वैज्ञानिक जगत में भी कौतूहल होता है। जब जब ग्रहण होता है कौतूहल होता है, जिज्ञासाएं होती हैं अनुसंधान की दृष्टि से। लेकिन इस सूर्य ग्रहण को लेकर एक शब्द काफी मीडिया में तैर रहा है, खबरों में तैर रहा है, वो है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, इसको कहा जा रहा है। अब ये हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को जरा सरलीकरण में इसको हमारे दर्शकों को समझा दें, शुरुआत यहीं से। जी हाँ, देखिए, पहले तो एक बात हमको समझने की जरूरत यह है कि सूर्य पर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, सूर्य है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी की छाया कहीं ना कहीं बन रही है जी। जब अमावस के दिन जब आपका चंद्रमा की छाया धरती के ऊपर पड़ती है, तब वो धरती पर सूर्य ग्रहण दिखता है। सूर्य को कोई ग्रहण नहीं लगेगा। सूर्य नॉर्मल, हट्टा कट्टा, हष्ट भला चंगा है। अब जो जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड एक्लिप्स है, तो ये हमको, अगर हम छाया का गणित समझें, जैसा कि आर्यभट्ट ने 1500 साल पहले बनाया था और इस अंधविश्वास को खत्म कर दिया था कि राहु केतु जैसी कोई चीज है, तो उन्होंने छाया का गणित समझा है। तो छाया का मामला सीधा है कि जो छाया पड़ रही, छाया का कौन शेप बन जाता है। सूर्य का साइज बहुत बड़ा है, चंद्रमा का साइज छोटा है, लेकिन धरती से हमको दोनों एक ही आकार के नजर आते हैं कि जितना गुना सूरज बड़ा है उतनी गुना ज्यादा दूर है। तो एक छाया का जो कोण बनता है, अगर कोण के एक बाहरी छाया होती है जिसको हम पेनम्ब्रा कहते हैं, अंदर अम्ब्रा होती है। अम्ब्रा में क्या होता है कि गहरी छाया होती है। तो जहां पर एक गहरी छाया व्रत धरती पे पड़ रहा होगा, एक सर्कल है डार्क शेडो का, एक लाइटर शेडो का। तो लाइटर शेडो जहां पर है, सूरज का कुछ हिस्सा दिखेगा, जिसको हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब बिल्कुल गहरी छाया के अंदर जो भी जगह होगी वहां पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब होता ये है कि जब ग्रहण पे प्रोग्रेस होती है, तो पहले धरती पे एक तरफ से छाया पड़नी शुरू होती है और छाया आगे प्रोग्रेस करती है, धरती रोटेट कर रही है उसके नीचे। और इसी बीच में क्या होता है कि जब ग्रहण अंत हो रहा होता है, तो चूंकि उस टाइम पे चंद्रमा के धरती चूंकि कर्व कर रही है, तो जहां पे वो कर्व कर रही है वहां पे शेडो का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो कोण जो एक पॉइंट के अंदर जो समा जाता है, अल्टीमेटली पॉइंट बनता है, फिर शेडो फिर से एक्सपेंड लगती है। तो फिर क्या होता है कि जब वो दूसरे कोण के दूसरी तरफ की छाया पड़ेगी, तो फिर उसको हमको एनुलर एक्लिप्स दिखाई देगा। होता ही है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम पर
चंद्रमा धरती आकार बिल्कुल ठीक बराबर का हमको दिख रहा है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण है। जी। और कभी चंद्रमा की धरती दूरी ज्यादा होती है तो एनुलर ग्रहण बनता है। तो हाइब्रिड में कहीं पर आपको टोटल सूर्य दिखाई देगा, कहीं पे वलयाकार कंकण सूर्य ग्रहण भी कहते हैं, एनुलर जी। एक्लिप्स कहते हैं, वो दिखाई देगा। ये हाइब्रिड एक्लिप्स है। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तीनों रूप हमें नजर आएंगे एक ही दिन में, कहीं आंशिक, कहीं पूर्ण और कहीं रिंग ऑफ फायर की तरह हमें ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। चलिए, आपके पास लौटते हैं अमिताभ जी। अब मैं यहां पे सीधे रुक करना चाहूंगा जेपी सिंह जी का, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमिताभ जी ने जिस बात से शुरुआत की कि जो अंधविश्वास इससे जुड़ा हुआ था राहु केतु को लेकर, छायाओं को लेकर, वो अंधविश्वास आज से कई साल पहले आर्यभट्ट ने उसको खत्म कर दिया था। लेकिन एक रहस्यवाद हमेशा नजर आता है जब भी सूर्य ग्रहण होता है, जब भी चंद्र ग्रहण होता है। इसको लेकर एक रहस्यवाद ज्योतिषी नजरिए में नजर आता है। इसकी वजह क्या है? सर्वप्रथम नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज साइंस हमेशा से खंडन करती आई है ज्योतिष का, क्योंकि उनको ये लगता है कि ज्योतिष निराधार है, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। जबकि हजारों वर्ष से हम गणना करते हैं सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, और वह हजारों वर्ष पहले बता दिया जाता है। हमारे पंचांग 100 साल, 1000 साल के पंचांग हमारे सामने रखे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पंचांग दृष्टि से हम जानते हैं कि ग्रहण कब होने वाला है। जब हम ये जानते हैं तो इसका मतलब इसका कोई बेस है, ये विज्ञान है। ज्योतिष को आप विज्ञान की दृष्टि से नहीं देखकर सिर्फ अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं तो ये मतभेद बने रहेंगे। जब हम दोनों एक हो जाएंगे, ये बात को समझ लेंगे कि अंधविश्वास नहीं है, ये ज्ञान है, ये विद्या है, और ये शास्त्रों के आधार पर है, हमारे ऋषि मुनियों की रिसर्च के ऊपर है, और ऐसे नहीं खगोलीय गणना कर ली गई है। इसके पीछे कोई ना कोई तथ्य हैं। पर जब हम अपनी बात को ऊपर रखें, ये कहें कि नहीं जी राहु केतु कुछ नहीं है, सूर्य ग्रहण की कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मुझे एक छोटा सा उदाहरण यहां चाहिए। सूर्य ग्रहण तो साल में एक बार होगा, ठीक है, मानते हैं 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, पर पूर्णिमा तो हर महीने आनी है। और जब पूर्णिमा होती है तो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। क्यों आते हैं? और हम ये कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है और वहां प्रभावित होता है। तो सूर्य आत्मा का कारक है। जब उस पर कोई प्रभाव आ रहा है, यहां वहां हमारी पृथ्वी से उसको देखने में दिक्कत आ रही है, तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चलिए, मैं अमिताभ जी का यहां पे छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अमिताभ जी, आप यहां पर जो जेपी सिंह ने अपनी बातचीत की शुरुआत की है कि हमारी गणनाओं को, हमारे जो असेसमेंट हैं, हमारे जो डेटा हैं अपने पंचांगों के आधार पर, और जो हमारा अपना असेसमेंट है, उसको आप केवल अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं कर सकते। देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले ग्रहणों की सटीक गणना करना बताया है। उसके पहले की गणना इतनी एक्यूरेट नहीं थी। इस बात को, उनके बात के सारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे इस बात को मानते थे, लेकिन आर्यभट्ट की निंदा भी करते थे। एक तो वे कहते हैं कि धरती अपनी गेंद जैसी गोल है, ध्रुव पर घूम रही है। वराहमिहिर ने, भास्कराचार्य ने, ब्रह्मगुप्त ने, सब ने आर्यभट्ट की घनघोर निंदा की इन बात, और ये कहने के लिए कि ग्रहण होते हैं छायाओं के कारण होते हैं, राहु केतु के कारण नहीं। तो एक बात तो ये। दूसरी बात, जहां तक प्रभाव की बात की जाती है, तो धरती के ऊपर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कितना होता है बहुत एक्यूरेटली आप नाप सकते, जिसके कारण से ज्वार भाटे आते हैं। और ज्वार भाटा समंदर में तो आता है, लेकिन झील, नदी के कुएं में ज्वार भाटा नहीं आता है। तो मनुष्य के शरीर के ऊपर चंद्रमा का या उसके ग्रेविटी का, इस तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और ये भी सारे साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल में वर्ल्ड वाइड डाटा को खंगाल के देखा गया है, स्पेसिफिक रिसर्च की गई है कि पूर्णिमा के दिन कोई ऐसा मनुष्य के मस्तिष्क पर खास प्रभाव पड़ता है, लोग ज्यादा पागल होते हैं या ज्यादा बौराते हैं। इसका जेपी सिंह जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद फिर मैं बाकी केस का रुख करूंगा। सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि आप लूनर असाइलम क्यों कहते हैं पागल खाने को? हम यहां तक कि अपने भाषा पद्धति में और बचपन से सुनते आए हैं कि चांदमारा क्यों कहते हैं? कि चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। उसी तरह सूर्य प्रभाव डालता है। सूर्य हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारी आत्मा पर पूर्ण प्रभाव डालता है। ये शास्त्रों में भी लिखित है। और इसके बाद अगर आप साइंटिफिकली भी देख लीजिए कि सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है सृष्टि में। चलिए, मैं आपके पास अमिताभ जी आता हूं और शब्दों की प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सिर्फ 3 शब्दों की। जी, वैसे ही हम कहते हैं उसको लुनेटिक असाइलम, जैसे हम कहते हैं कि सूर्य उग रहा है। दरअसल सूर्य नहीं उग रहा होता, सूर्य जहां वही है, धरती घूम रही होती है। तो हमारी भाषाएं अभी वैज्ञानिक नहीं है, उसमें बहुत सारी अवैज्ञानिकता भाषा में मौजूद है, उसके कारण से मैं सब। चलिए, स्वामी जी का रुख मैं यहां पर करना चाहूंगा। अवधेश पुरी जी महाराज, आपको इस चर्चा में मैं लाना चाहूंगा। जब जब बात होती है ग्रहण की, जब जब बात होती है सूर्य ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, तो जैसा मैंने कहा कि एक अजीब सा रहस्यवाद हमारे सामने आ जाता है। इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं।
सबसे पहले बात मान्यताओं की ही कर लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक अपने नजरिए से चीजों की व्याख्या करते हैं और जो ज्योतिष हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, वो अपने नजरिए से करते हैं। अब इसमें एक मान्यता तो यह भी आ जाती है कि सूतक काल होगा। हालांकि इस बार भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा, तो कहा जा रहा है कि सूतक काल नहीं होगा, लेकिन ग्रहण में कहते हैं सूतक काल होता है, जिसमें कुछ चीजें वर्जित होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं इसका कोई आधार नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैं दोनों पूर्व वक्ताओं को सुन चुका हूं जी, और मैं आपको बताऊंगा कि जब तक ये दृष्टिकोण में भेद बना रहेगा, तब तक इस संसार में एक भ्रम बना रहेगा। भ्रम, आम आदमी जो होता है, जो सामान्य होता है, जो किसी बात को ठीक से समझना चाहता है लेकिन वो जानता नहीं है, तो जब वो दो तरह की बातें सुनता है, दो दृष्टिकोण उसके सामने उपस्थित होते हैं, तो वो फिर और अधिक भ्रमित हो जाता है। जैसे एक विज्ञान का अपना एक दृष्टिकोण है, ज्योतिष का अपना एक दृष्टिकोण है। अभी मैं अमिताभ जी को भी सुन रहा था, मेरे परिचित हैं, अच्छी बात कह रहे थे। अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अमिताभ जी ने जो समझाया है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ हम गलत नहीं कहेंगे जी। लेकिन इसके साथ में ये जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात आ रही है, वो भी अपनी जगह एकदम ठीक है। हम ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ज्योतिष भी तो विज्ञान ही है। आप विज्ञान की डेफिनेशन क्या देना चाहते हो? क्या ज्योतिष विज्ञान नहीं है? अगर ज्योतिष विज्ञान नहीं थी तो इन ग्रहों को, उपग्रहों को, ये खगोलीय जितनी घटनाएं होती हैं, इनका आखिर पता किसने किया? ज्योतिष ने किया, आज से हजारों वर्ष पूर्व किया। वेदों में वर्णन है, अत्रि ऋषि ने वर्णन कर दिया था इन सूर्य ग्रहण की घटना का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जितने ऋषि और मुनि, अवधेशपुरी जी, जो गणनाओं की आप बात कर रहे हैं उनको तो अमिताभ जी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गणनाएं हुई, गणनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकले, लेकिन जो मान्यताएं जुड़ती चली गई उनको लेकर, उन मान्यताओं को लेकर वो कहते हैं कि कोई इसका आधार नहीं है। ये मान्यताएं क्यों है? मान्यताओं का आधार है, ये मान्यताओं का रहस्य क्या है? मान्यताओं का रहस्य क्या है, मैं इसको समझना चाह रहा हूं। मान्यताओं का रहस्य यह है कि कहीं न कहीं विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करती है कि उस समय पैराबैंगनी किरणें वातावरण में प्रवेश करती हैं, जिनका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है। ये विज्ञान स्वीकार करती है। अमिताभ जी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। जो भी उस समय की जो नेगेटिविटी है, जो बैक्टीरियाज हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, ये सब लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग तुलसी का उपयोग करते हैं। मैं अमिताभ जी आपके पास आऊंगा, आपके पास मैं आऊंगा। मैं अभी मैं वानिया जी का रुख करना चाहूंगा कि दो मेहमान और हैं, उनको भी चर्चा में शामिल करना। वानिया जी, आपका पर्सपेक्टिव क्या है सूर्य ग्रहण को लेकर? किसी भी ग्रहण को लेकर जो अपना एक ज्योतिषियों का पर्सपेक्टिव होता है, उसमें वो गणनाएं तो बताते हैं, लेकिन साथ साथ मान्यताओं की बात भी होती है, वर्जनाओं की बात भी होती है कि ये करना, ये नहीं करना, ऐसे करना, वैसे करना है। इसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव क्या है? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता और ये एक भ्रम नहीं है। ये सब चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। इन सब चीजों की गणनाएं जो है हमारे पंचांग में की गई है, तो कहीं भी ये भ्रम नहीं है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है, सूर्य हमारे पिता का कारक होता है, सूर्य हमारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर आता है हमारे ऊपर उस टाइम पर जब ग्रहण होता है। जो भी रेडिएशंस जो हैं एनवायरनमेंट में होती हैं, उसका कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि सूर्य तो अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, वो तो स्टैटिक है। जो मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को ग्रहण के तौर पर देखा जाता है। और आप कह रहे हैं कि ग्रहण के समय उसका मन पे असर पड़ता है, तो ये इसका आधार क्या है? इसका इम्पैक्ट जरूर आता है, क्योंकि अगर सूर्य की जो रेडिएशंस हैं अगर वो ही अर्थ पर नहीं पहुंचेंगी ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। सूर्य हमारे जनजीवन का कारक है, हमारे आत्मा का कारक है, विल पावर, पॉलिटिक्स, तो उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। चलिए, मैं सिद्धार्थ जी का यहां पे रुक करना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, जिस समय सूर्य ग्रहण होता होगा, जिसको हम बात करते हैं कि हमारे मन पे इफेक्ट पड़ता है, अचानक अगर सूर्य चमक रहा है, अचानक अगर वहां पर अंधेरा छा जाए, तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास इसकी व्याख्याएं नहीं होंगी तो हमारे मन पर इसका असर पड़ता होगा कि अचानक कैसे ये हो गया। क्योंकि पशु पक्षी आज भी उनमें कौतूहल देखा जाता है जब जब सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन आज जब व्याख्याएं हैं तो आपको लगता है कि मन उसी तरीके से प्रभावित होता है, उसका असर उसी तरीके से होता है? बिल्कुल इसका असर होता है। और इसको ना मैं थोड़ा पहले विज्ञान से आंसर करूंगा, फिर उसको मैं ज्योतिष पे आंसर करूंगा जी। तो ये कहना कि ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है, सही नहीं है। एक स्टडी में कोट करता हूं, एक चाइनीज रिसर्चर थे कुन यान, इन्होंने दिसंबर 24, 2020 को एक स्टडी पब्लिश की वॉल्टर क्लूबर में।
जहां इन्होंने लूनर साइकिल को रिलेट किया डाउन सिंड्रोम से और प्रेग्नेंट वुमेन, और इन्होंने कंक्लूड किया है कि जो लूनर साइकिल है या जो लून का मूवमेंट है, ये इस प्रॉब्लम को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि बॉडी होम्योस्टेसिस से या प्रेग्नेंट वुमेन के केस में या हमारे डाउन सिंड्रोम के केस में वो रिलेटेड थे। तो ऐसा नहीं है कि एक भी स्टडी नहीं, जी ऐसी स्टडी है। हाँ, हैविंग सेड तो छोटी छोटी स्टडी है जिनमें उतना अच्छे से नहीं हुआ है, ये मानते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, जितने भी ज्योतिष विद्या सारे मुझसे सहमत होंगे कि शास्त्रों में सबसे पहला जो सीख दिया जाता है, सबसे पहले बात की जाती है कि भाई ग्रहण के समय में जो वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको सूर्य की किरणों में आने से बचना चाहिए, और मैंने स्टडी भी कोट कर दी। तो ऐसे बहुत सारे रेलिवेंस है, बहुत सारे स्टडी है। यहाँ जरूरत है विज्ञान को और ज्योतिष को दोनों को एक साथ मिलकर एक लाइफ पर्सपेक्टिव सेट करने के लिए। ये एक पारासाइकोलॉजी है जो हमें वो बताता है, वो दिखाता है, जिसको जहां तक विज्ञान को पहुंचने में सालों साल लग सकते हैं। जी एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा। अभी कुछ दिन पहले आकाश में बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिला, बहुत वायरल भी हुआ, और अगर उस दिन का हम कुंडली बना के देख लेते हैं तो वो कुंडली में पहले से आ रहा। और उस दिन की कुंडली ऐसा नहीं कि हमें उस दिन बनानी पड़ती, वो कुंडली हम 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे आज बोलो कि मुझे 500 साल बाद की कुंडली चाहिए, वो बन सकती है, लेकिन विज्ञान को उस घटना तक पहुंचने के लिए वो समय लगेगा। तो विज्ञान और ज्योतिष दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है जो हम देखते हैं, दोनों एक दूसरे के साथी हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। और हर डिसीजन का, जिन्होंने आर्यभट्ट का एग्जाम्पल आर्यभट्ट का जो उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया, हर फैसले सही या गलत समय के हिसाब से होते हैं। तो किसी भी दूसरे समय की बातों को हम आज के समय में अगर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो सही गलत हो सकता है। वैसे तो हमने गैलीलियो को भी देखा कि उनको भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिष पूरा का पूरा निराधार है या चंद्रमा का हमारे मन पे इफेक्ट ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च है जिसने इसको स्टैब्लिश किया है। चलिए आपके पास लौटेंगे सिद्धार्थ जी, बाकी मेहमानों से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो काफी दिलचस्प चर्चा इस समय हो रही है सूर्य ग्रहण को लेकर। हमारे सामने दो पर्सपेक्टिव हैं, एक ज्योतिष का और दूसरा विज्ञान का। क्या किसी एक पॉइंट पर ये दोनों सहमत होंगे या फिर अलग अलग धाराओं के तौर पर ही इस नजरिए को समझना होगा? सूर्य ग्रहण 20 तारीख को पड़ने वाला है, तो उसको लेकर काफी दिलचस्प चर्चा यहां पर हो रही है। मैं जेपी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। जेपी सिंह जी, गणनाओं की बात जब आती है तो गणनाओं के तो नतीजे एक ही होने चाहिए। अगर ज्योतिष एक तरीके से सोच रहा है, तमाम ज्योतिष शास्त्री एक तरीके से सोच रहे हैं, तो एक ही नतीजे होने चाहिए। हमारे सामने लंबी फहरिस्त है। त्योहारों को लेकर देखिए, 2-2 दिन त्योहार की गणनाएं सामने आती हैं। बहुत सारे ऐसे ज्योतिष से जुड़े दोष हैं जिनके बारे में ज्योतिष एकमत नहीं है, वहां पर हमने विभिन्नता देखी है। तो ये मतलब ये त्रुटि कहां पर है? तो ऐसे में फिर जब आपसे कहा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए, फैक्ट्स दीजिए, तो गलत क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहली बात, जहां आप दोष की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि दोष है क्या। उदाहरणार्थ अगर आप मान लीजिए कि आप कहते हैं मांगलिक, अब मंगल का प्रभाव कैसे पड़ता है, को पत्रिका के किस भाव में मंगल बैठेगा तो मांगलिक बनेगा और उसका कहां प्रभाव पड़ेगा। पर हमने एक भ्रांति यहां समझने की बात है कि फैला दी कि मांगलिक सिर्फ वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपके स्वास्थ्य पर, माता पर, हर जगह अलग अलग प्रभाव देता है। अब दूसरी बात आती है कि हम कहते हैं सूर्य की उपासना करनी चाहिए, मान सम्मान बढ़ता है, सूर्य को जल देना चाहिए। अब यहाँ खंडन मंडन क्या किया जाता है? सूर्य तक ना जल पहुंचने वाला है, ना आप तक के पितरों तक जल पहुंचने वाला है, किस लिए आप सूर्य को जल दे रहे हैं? अब बात यह है कि तांबे के लोटे से हम सूर्य को जल देते हैं और जलधारा के अंदर से सूर्य को देखते हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेस को हम वहां फिल्टर कर रहे हैं, ना कि सूर्य को जल दे रहे हैं। और उससे पॉजिटिव वाइब्स अपने माथे पर ले रहे हैं, जिससे हमारी जो एनर्जी यहाँ पे एनर्जाइज हो रही है और हमारा जो है मन मस्तिष्क वहां बली हो रहा है। तो इसको समझाने की प्रक्रिया जो है उसमें जो थोड़ा सा भेद है, वहां साइंस आकर कहती है कि आप यहां पर ये गलत कर रहे हैं या ये भ्रांति फैला रहे हैं। चलिए ऐसा नहीं। अमिताभ जी का रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी, जो जेपी सिंह जी बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मसला केवल इंटरप्रिटेशन का है, मसला केवल सत्य और तथ्य के बीच अटका हुआ है, वरना ना गलत आप है ना गलत ये है। देखिए, विज्ञान में तो ऐसे मत मतांतर चलते नहीं जी। जो बात तथ्यों से साबित हो गई उसको सभी संत मान लेते हैं। विज्ञान में होता है ना कि सारे संत जो स्थापित हो गया है, जो प्रमाणित हो गया उसको मान लेते हैं। अब जैसे कि कई बार बात की जा रही है कि जैसे पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, तो फिर पराबैंगनी किरणें तो हर समय आ रही हैं, बल्कि ग्रहण के समय कम हो जाती है कि चंद्रमा ने सूरज को ढक लिया है। तो इस तरह की अजीबोगरीब बातों का, विज्ञान के अधकचरी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने अंधविश्वासों को पुख्ता करने से तो हमारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। इस अंधविश्वास के अंधकार में अगर हम डूबे रहे और अंधकार और बढ़ता गया तो हमारी दशा सीरिया, अफगानिस्तान से बुरी होने वाली। अवधेशानंदपुरी जी, अवधेशानंदपुरी जी, जी
जी, आप सूरज को बना लिया है, प्रयोगशाला में सूरज को बना लिया है। हम सूरज को देवता मानते हुए उसकी उपासना करते रह गए, उन्होंने प्रयोगशाला में सूरज को बना लिया है। कल उससे पावर जनरेट करेंगे तो कल हमको भीख का कटोरा लेके उनके आगे जाना पड़ेगा, कि आज नहीं तो कल जल्दी सारे इतने पॉल्यूशन के तरीके, जिन साधनों से पॉल्यूशन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के, वो बैन होने वाले। चलिए अवधेशानंद पुरी जी, अमिताभ जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई मान्यता है तो उसका आधार होना चाहिए, तभी वो स्थापित हो पाएगी। हवा में बात करने से नहीं हो पाएगा कि ये कह देना कि गर्भवती महिला बाहर ना निकले, सूतक काल में खाना वर्जित होगा, पूजा पाठ वर्जित होगा, ये वर्जित होगा, वो वर्जित होगा। इसका कोई आधार, इसकी कोई व्याख्या नहीं, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आधार होना चाहिए। और विज्ञान, देखो विज्ञान और धर्म में जो मान्यताएं हैं कुछ धर्म के आधार पर होती हैं, ज्योतिष के आधार पर होती हैं। हालांकि ज्योतिष भी एक विज्ञान है और धर्म भी एक विज्ञान है, लेकिन हम केवल विज्ञान को ही विज्ञान माने, ये बात अपने आप में बिल्कुल गलत है। अभी अमिताभ जी ने जो कहा उस बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। विज्ञान अपनी जगह है, वो बनी रहे, लेकिन हमको ये जरूर जानना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या था, आखिर ऐसा क्या था कि आज से 5500 वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान के विकास पर रोक लगाई थी, बैन लगाया था। जैसे उनको चला के परीक्षित जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि जब किसी बच्चे को उस ज्ञान के माध्यम से अगर माँ के गर्भ के अंदर मारा जा सकता हो तो ऐसा ज्ञान तो मानवता के लिए खतरनाक है। तो उन्होंने फिर जो आखिरी युद्ध हुआ, वैज्ञानिक युद्ध, वो महाभारत का युद्ध था। उसके बाद विज्ञान पर, हमारे यहाँ विज्ञान के ये जो प्रयोग थे उन पर ब्रेक लगा दिया गया था हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। आज से 200 वर्ष पहले फिर नालंदा विश्वविद्यालय से जो हमारे कुछ ग्रंथ जी, वेद, उपनिषद आदि, उनमें जो हमारे विज्ञान की चर्चा की, जो हजारों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, देखो शब्दों का अंतर है, हम उनको ऋषि बोलते थे, आज आप उनको वैज्ञानिक बोलते हैं। इस देश में कृषि और ऋषि का प्रभाव शुरू चलिए, मैं वान्या जी का तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। जी, मैं वान्या जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। वान्या जी, जो बात लगातार अमिताभ जी जिस पे एम्फेसाइज कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इन मान्यताओं के बंधन से, या फिर जो एक रहस्य का बंधन है, इससे बाहर आकर उन्मुक्त दिमाग से सोचना होगा और चीजों को तथ्यों के आधार पर स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण आता है तो सूर्य ग्रहण को लेकर तमाम तरह के इफ्स एंड बट्स हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहे जाते हैं, हमारी मान्यताओं में कहे जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आखिर इसका आधार क्या है, आखिर इसकी व्याख्या क्या है? क्या हम व्याख्या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम अपनी बात को कह ठीक से नहीं पा रहे हैं, या फिर केवल जो बातें संकेतों के माध्यम से समझाई गई थी उनको इस रूप में व्याख्या कर रहे हैं? देखिए, नेगेटिव कॉस्मिक सोलर इवेंट ये जरूर है, लेकिन पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि जो भी ये चीजें लिखी हैं इनके कोई आधार नहीं है, इनके कोई बेस नहीं है, इनकी कोई स्टडीज नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होता तो हमारे शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनि से ना लिखते। कुछ ना कुछ तो बेसिस, कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने भी करा होगा ना। अगर वो चीज उन शास्त्रों के अंदर आई है तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव सम रिसर्चेस, दैट इज द रीजन दे आर देयर। तो हम इसको सुपरस्टिशन बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बट रादर जॉइंटली ज्योतिष एंड विज्ञान साथ में बैठ के एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ताकि ये जो कंफ्यूजन है, जो डिलेमा लोगों के अंदर फैलता है कि ये भ्रम है, हम फॉलो करें ना करें, वो रादर देन एक सिंगल स्टेट ऑफ स्टडीज होना चाहिए और फर्दर रिसर्चेस इस पर फर्दर होनी चाहिए। सिद्धार्थ जी, ये बात एक बड़े तर्क के रूप में कही जाती है कि कुछ ना कुछ आधार रहा होगा, या तो उस आधार को हम समझ नहीं पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो उसकी व्याख्या ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसको परिभाषित ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चूक यहां पर हो रही है क्या? देखिए, इसको चूक नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं है कि विज्ञान में दो मत नहीं होते। बहुत सारे ऐसे ओकेजन हैं जहां विज्ञान में भी दो मत रहे हैं। चाहे मैं गैलीली के समय से शुरू करूं या फिर कोपरनिकस के समय से शुरू करूं, हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी में बहुत सारे मत हुए। जहां तक हम ज्योतिष के पक्ष की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, ये इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये बात शायद मैं मानूंगा कि ज्योतिष को आज के समय के हिसाब से, आज के समय से इवॉल्व करने की जरूरत है। हमारे संतों ने जो लिखा वो अमरवाणी है, उसको समझकर हम आज के समय में कैसे रिलेटेबल बना सकते हैं, मोर प्रोस्पेक्टिव और एविडेंस कंट्रोल्ड स्टडीज है, वो ज्यादा जरूरी है। वो शायद एक बिलीफ पैटर्न को स्टैब्लिश करने में हेल्प करेगा, उसकी जरूरत जरूर है। बट इसका ये कहना, ये कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो नहीं। मैंने पिछले बार में एक एग्जांपल दिया था
कि जो चीजें आप एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, जिसका आप एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना बोल रहे जी। हैं, हर वो फिनोमिना आप इससे स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। जैसे अगर विज्ञान ने ये बोला कि भाई सूर्य देव, चंद्रदेव और के वजह से हमें सूर्य ग्रहण लग रहा है, अगर आप उस दिन की कुंडली भी उठाएंगे तो सूर्यदेव और चंद्रदेव एक ही राशि में मिलेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मेरा अमिताभ जी आपसे, बार बार यहां पे हमारे जितने बाकी जो मेहमान हैं उनका कहना यह है कि साथ साथ मिलकर काम करें तो शायद ज्यादा आप कारगर तरीके से काम कर पाएंगे। क्या कोई बिंदु हो सकता है? बहुत संक्षेप में बताइएगा सर। वो बिंदु है प्रमाण और सत्य का। जो सत्य प्रमाणित होता है, एविडेंस जो मतलब ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, उसी को माना जाएगा और किसी चीज को नहीं माना जाएगा। दावा तो है कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र था, लेकिन हम माचिस भी नहीं बना पाए। माचिस भी हमारे इंपोर्ट होती थी अंग्रेजों के जमाने। तो ये मतलब कई बार बहुत मजाकिया लगता है और इसको हमको सीरियसली लेना पड़ेगा कि जो भी सत्य प्रमाणित है प्रयोगों से और एक्सपेरिमेंट से, उसी की सत्ता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 20 तारीख को लगने वाला है सूर्य ग्रहण, और जैसा मैंने कहा था शुरुआत में ही, ग्रहण को लेकर कौतूहल रहा है और आगे भी शायद होता रहेगा, तो इसको सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।